हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय भारत एंड वेलकम टू सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज। जहां पर आज लेक्चर नंबर 45 जो है हमारा डे 45, वहां पर हम प्रोग्रेशन एंड बायनोमियल के जो कुछ अभी भी ऐसा लगा हमें कि ये कंसेप्ट अभी भी हमें इंक्लूड करने चाहिए, तो वैसे कंसेप्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको आपके साथ फिर से हम लेकर आए हैं। ओके, सो आई गेस कि प्रीवियस डे का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड आपने उसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, शेयर एंड लाइक जरूर किया होगा। एंड आज हम कल जहाँ पर 16 नंबर पर हमने लेक्चर खत्म किया था, क्वेश्चन नंबर 16 पर, आज फर्दर नंबर 17 से हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है कि ABC आर द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन GP। ओके, ABC GP में है 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, जिससे कि उनका सम जो है a प्लस बी प्लस सी वो x इंटू बी के टाइम होता है, x इंटू बी टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती वो पता लगानी है यहाँ पर। अब देखो, ये जो सम दिया गया है, ठीक है, ये सामने के साइड b के टर्म्स में, तो अब यहाँ पर x के ऊपर अगर डिस्कस करना है तो हम क्या करते, a b c को तीनों को b के टर्म्स में लिखने की ट्राई करते। मान ले अगर रेशियो r है तो a को हम b अपॉन r लिख सकते हैं। ओके, b को तो b ही लिख सकते हैं और c को क्या लिख सकते हैं, b इंटू r लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी अगर लिखे तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो b अपॉन r प्लस बी आर दैट्स इक्वल टू bx। ओके, b कॉमन निकल कर कैंसल, तो r प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू x माइनस 1 बचा। समझो अभी, ठीक है। अब देखो r प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू x माइनस 1 बचा। नाउ मान लो कि r का वैल्यू 1 है तो ये सम कितना होगा, 2 होगा। लेकिन r का वैल्यू 1 हो नहीं सकता है, अभी सिर्फ हमने समझने के लिए माना है। तो अगर r का वैल्यू 1 है तो एक ये वैल्यू 2 होगा, लेकिन r 1 नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, अदरवाइज तो तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे। तो नाउ इफ एक मिनट, यहां पर अब क्या होगा, x माइनस 1 जो है वो आइदर ग्रेटर देन 2 होगा या फिर x माइनस 1 जो है वो लेस देन माइनस 2 होगा। ये हम कैसे लिख सकते हैं, समझो, r का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता। अब मान लो 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, लेट्स से r का वैल्यू है वो 2 है, 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये सम कितना होगा, 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 होगा। तो एटलीस्ट वो सम ग्रेटर देन 2 तो रहेगा। r की किसी भी वैल्यू को आप ले लो पॉजिटिव में, मान लो कि r 1/2 ले लो, उसके केस में भी ग्रेटर देन 2 ही रहेगा आपका सम। ओके, और अगर आप मान लो r का वैल्यू कोई नेगेटिव है तो उस केस में वो सम कैसा आएगा, दोनों के दोनों टर्म नेगेटिव आने पर सम लेस देन -2 आएगा। गेटिंग इट या नहीं आ रहा समझ में? ओके, सो दैट इज व्हाई ये सम आइदर ग्रेटर देन 2 होगा या फिर लेस देन -2 होगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, और अगर लेस देन -2 है तो x का वैल्यू -1 से लेस होगा। तो -1 से लेस और 3 से ग्रेटर, ऐसी वैल्यू हमें पता लगानी है। देखो -1 और 3 से ग्रेटर और -1 से लेस, एस दोनों के अलावा कोई वैल्यू है यहाँ पर, देखो 4 3 से ग्रेटर है, -3 -1 से लेस है, -2 भी लेस है, 2 इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा यहाँ पर समवेयर। तो 2x कैन नॉट बी 2, वो हमारा सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 2 एक्चुअली नहीं हो सकता है। ओके, r का वैल्यू अलग है, x का वैल्यू अलग है, ये बात समझ में आ रही है। r का वैल्यू 2 हो सकता है लेकिन x का वैल्यू उस केस में 2 कभी नहीं हो सकता। गॉट इट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 yield 2 और 5 एज रिमाइंडर। ठीक है, मतलब ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको आपने काफी बार देखा भी होगा, इवन ग्रेड 10 में भी देखा होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नंबर को 7 से डिवाइड करने पर या तो 2 रिमाइंडर रहना चाहिए या फिर 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो नंबर हमारा इस फॉर्मेट में होगा। ओके, अब ऐसे सारे
दो डिजिट वाले नंबर्स का सम करना है। तो पहले तो दो डिजिट कब आएंगे, देखो सम करना है लेकिन दो डिजिट वाले का। अगर हम r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें तो पहला नंबर दो डिजिट का नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो दो डिजिट के नंबर में कंसिडर ना हो। उसके बाद कहां तक जाएंगे अपर लिमिट में, तो देखो 13 जा 7 करेंगे तो 91, 91 प्लस 2 करेंगे तो 93 आ रहा है। ठीक है, मतलब 93 हमारा इंक्लूड वो हमारा नंबर होगा जिसको 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर यील्ड करता है। पर अगर हम 98 ले ले, 98 प्लस अगर 2 करें यहाँ पर 14 जा 7 प्लस 2 करें इस तरह से, तो उस टाइम क्या होगा बच्चे लोग कि ये जो सम आएगा वो टोटल 100 आएगा। तो ये 100 जो आ गया वो कैसा आ गया, 3 डिजिट का नंबर आ गया, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो यहां पर सम कहां तक होगा, 13 नंबर तक होगा। ओके चलो इसको सॉल्व कर ले, तो ये क्या आएगा, ठीक है 1 से लेकर 13 करो तो 7 इंटू यहाँ पर आएगा n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 13 यानी कि 26 माइनस 9। ओके ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल, मतलब यहाँ पर 7। 49 मल्टीप्लाई बाई 13 करना पड़ेगा। चलो 49 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो 49 इंटू 10 प्लस 3 कर सकते हैं, ये आएगा 490, ये आएगा 147। ओके यानी कि यहाँ पर 490 प्लस 147 प्लस 26 माइनस 9 कर ले तो ये आ जाएगा 17। ओके चलो इसका सम कर लो तो कितना आएगा, 774, यहाँ पर आएगा 11246 और 6 और 9 आएगा 15 और यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 654 इसका सम आ जाएगा। ओके यहाँ पर इसके सम में देखो अगर हम r इक्वल टू 1 से करें तो 1 रखने पर 7 प्लस 5 12 यानी 2 डिजिट नंबर पहला बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां से कब तक जाएंगे, तो 13 तक जा सकते हैं, क्योंकि ये 91 प्लस 5 96 2 डिजिट तक बना रहा है, 14 तक नहीं जा सकते, तो यहाँ पर भी 13 तक जाना पड़ेगा। चलो इसका सम करो तो 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई बाई 14/2 प्लस 5 इंटू 13। ठीक है तो ये आएगा यहाँ पर 7, मतलब ये ऊपर के जैसा सेम बन रहा है, यानी कि 490 प्लस 147 और 65। ठीक है कितना सम आ रहा है, 7 प्लस 5 12 1 7 प्लस 4 11 11 प्लस 9 20 का 0, यहाँ पर 2 4 6 प्लस 1 7 7 और 2 आ रहा है, 702 और 54 का सम कर देंगे कितना आएगा 1356, यानी कि डी हमारा राइट आंसर आएगा। ओके रिक्वायर्ड सम क्या आएगा, इन दोनों का टोटल सम, क्योंकि सारे ऐसे 2 डिजिट नंबर का हमें सम निकालना है जो या तो 2 रिमाइंडर करता हो या तो फिर 5 रिमाइंडर यील्ड करता हो। ओके सो समझ में आया सब कुछ। यहाँ पर फाइनल में लिख देंगे कि रिक्वायर्ड सम इज 654 प्लस 702 दैट्स 1356। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। ओके इनफाइनाइट जीपी का सम हम क्या लिखते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर लिखते हैं, वो सम है पॉजिटिव टर्म वाले टर्म्स है सारे, उसका सम है 3, यानी कि डायरेक्टली यहां पर इसका आंसर है 3 एंड सम ऑफ द क्यूब ऑफ द टर्म्स। तो अगर ये जीपी अगर ऐसा था, मान लो इनका सम कितना आ रहा था 3 आ रहा था, अब इसके क्यूब का जो अगर सम कर ले हम सारे टर्म्स के अगर क्यूब का सम कर ले तो वो सम कितना आ रहा है 27/19 आ रहा है। वेल इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब आएगा। ठीक है समझ में आ रहा है। तो उस तरह से अगर देखें तो a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब क्या आएगा 27/19 आ रहा है। ऑलराइट यहां से a को सब्जेक्ट बना लो तो 3 टाइम्स 1 माइनस आर सब्स्टिट्यूट कर लो तो 3 का क्यूब
1 माइनस आर का भी क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज 27/19, 27 गॉन, 19 यहाँ पर, 1 माइनस आर क्यूब सामने। चलो ये 19 1 माइनस आर का होल क्यूब है, यानी कि 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि एक एक बार कैंसिल करेंगे, ठीक है, फैक्टर। और यहाँ पर आएगा 1 माइनस आर का क्यूब, यानी कि 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ये 1 माइनस आर भी निकल गया, ठीक है। 19 को इसके एक्सपांशन से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 माइनस 38 आर प्लस 19 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करो तो 18 39 आर और 18, 3 को से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 6 3 18, 13 3 90 39 और 6 3 फिर से 18, तो 6r 6r स्क्वायर 13r और 6 इक्वल टू 0। तो 36 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 13 आया ऐसा 9 4 36 चलेगा, 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन होगा 3r माइनस 2 और दूसरा आएगा 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड आउट करना है कॉमन रेशियो, तो r का वैल्यू आ रहा है 2/3 और 3/2। वेल इनफाइनाइट जीपी के केस में सम हमारा रेशियो जो आ रहा है वो रेशियो कैसा होना चाहिए, लेस देन 1 या फिर मॉड्यूलस में लेस देन 1 होना चाहिए। मॉड्यूलस आर लेस देन 1, यानी कि 2/3 इज करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है और एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का। तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऐसा कुछ भी अगर पूछ रहे हैं सीरीज और सीक्वेंस के टर्म्स में, ठीक है, तो इस टाइप के टर्म्स में हम क्या करेंगे, ए एम और जी एम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक रिलेशन जानते हैं कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, तो चलो इसका एक यहां पर यूज करके देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब देखो ये जो टर्म है x पावर m y पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स पावर ट्वाइस m और 1 प्लस वाई पावर ट्वाइस n, ये टर्म यहाँ पर डिवीजन में चला जाए और ये टर्म यहाँ पर डिवीजन में चला जाए, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर x पावर m, यहाँ पर y पावर n। स्प्लिटिंग कर दे अगर न्यूमरेटर को तो क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा ना कि x पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स पावर m और y पावर n प्लस 1 अपॉन वाई पावर n, ऐसा दिखेगा। आ रहा है समझ में? ओके, तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब देखो अगर हम इस 1 प्लस एक्स पावर 2m की बात करें, इसको मैं पहला टर्म ए बोल दूं, इसका पहला दूसरा टर्म बी बोल दूं, तो ए और बी का एरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है उनके जियोमेट्रिक मीन से, हाँ या ना, होता है ऐसा। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा, 1 प्लस एक्स पावर 2m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा 2 इंटू एक्स पावर m, सिंप्लीफाई करने पर x पावर m आएगा। उसी तरह 1 प्लस वाई पावर 2n के बारे में क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस वाई पावर 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू वाई पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलो इसको यहां पर डिवीजन में डाल दो, तो x पावर m प्लस 1 अपॉन एक्स पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर y पावर n प्लस 1 अपॉन वाई पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज ही है सारी ना, है कि नहीं? ओके, देखो एक्स वाई भी पॉजिटिव है, एम एन भी पॉजिटिव ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सिंपली प्रोडक्ट करने पर ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और
रेसिप्रोकल करने पर ये लेस देन इक्वल टू 1/4 बन जाएगी, तो रेसिप्रोकल करने पर ये सेम टर्म बनेगा, देखो यहाँ पर। तो रेसिप्रोकल करने पर 1/4 से लेस और इक्वल बनेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1/4 आएगा। समझ में आ रहा है एम और जीएम का कैसे यूज किया? ओके, पहला जो ब्रैकेट है यहाँ पर उसमें हमने दो टर्म ले लिए, पहला टर्म 1 लिया, दूसरा टर्म x⁻²m लिया, उसका एम और जीएम का रिलेशन लगाया, तो यहां से हमें इस तरह का कुछ टर्म मिल रहा है जिसको पहले हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा था इसके ऊपर से। तो यहां पर फाइनल इस रिलेशन में अगर आए तो रेसिप्रोकल लेस देन इक्वल टू 1/4 आ रहा है, यानी कि वो मैक्स वैल्यू हो गया 1/4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एस के वो 1 से लेकर के का सम अपॉन के है, यानी कि एस के इक्वल टू है के इंटू के प्लस 1 अपॉन 2k। के कैंसिल, यानी कि आ गया के इंटू के प्लस 1/2, सॉरी के प्लस 1/2 आ गया। तो एस के अगर आ गया है तो हमें S1 S2 अप टू S10 का स्क्वायर इक्वल टू 5/12 टाइम्स ए है, तो ए का वैल्यू निकालना है। चलिए ए का वैल्यू निकालना है, तो S1 का स्क्वायर यानी x के की जगह 1 लगा दो तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2 का होल स्क्वायर, फिर k का वैल्यू 2 लगाओ तो 3/2 का होल स्क्वायर, 4/2 का होल स्क्वायर, उसी तरह लास्ट में क्या आएगा 11/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/12 टाइम्स a आएगा। चलो हर एक के डिवीजन में 2 का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, यहां पर बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर। ओके, 4 3 12। ओके वेल, ये सम अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5/3 a ऐसा लिख सकते हैं। और ये सम कितना आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी 6, ओके, और माइनस 1 इक्वल टू 5/3 इंटू a ऐसा आएगा। ओके वेल, ये तो 2 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो कितना आया 22 इंटू 23 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आया 22 इंटू 23 माइनस 1 इक्वल टू 5/3 a। 22 और 23 का कितना आएगा प्रोडक्ट, वो पता लगाना है, 1 मिनट यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 20 प्लस 2, यानी कि ये आएगा 460 प्लस 46, है ना। तो 460 प्लस 46 यानी कि कितना आएगा 506। ऑलराइट, तो ये प्रोडक्ट कितना आया 506 माइनस 1 इक्वल टू 5a/3। तो ये 505 इक्वल टू 5/3a। 5 और 5 कैंसिल कर देते, यहाँ पर 101 आएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 101 इंटू 3 यानी कि 303। ऑलराइट, सो a का वैल्यू क्या आ गया 303 आ गया। ओके, सो सिंपल सा ये इसके जो है उसका सिंप्लीफिकेशन करके बस सब्सटीट्यूशन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। दिस वाज आस्क्ड इन 2019 जेईई मेंस। तो आप गेस कर सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको पहले ट्रायल में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि भले यहाँ पर प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मे भी हमें याद ना भी हो, लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्प्लिट करके फटाफट सॉल्व किया जा सकता है, उस तरह से आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, आई गेस आगे के क्वेश्चन में चलना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर निकालना है जो लाई करते हो बिटवीन 100 एंड 200 में। ओके, पर वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि उसका 91 के साथ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 से ग्रेटर हो। 91 के साथ जो HCF आ रहा है n का,
वो 1 के अलावा कुछ होना चाहिए, 1 से ग्रेटर कुछ होना चाहिए। अब देखो 91 एक्चुअली हम क्या लिखते हैं, 1 इंटू 7 इंटू 13 लिखते हैं, ओके। और 13 और 7 अपने अपने प्राइम नंबर्स है, तो मतलब इसका फर्दर फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। यानी कि 91 के साथ या तो हमारा कॉमन फैक्टर 7, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ सकता है, या तो वो 13 आ सकता है। ऐसे सारे नंबर्स का हमें 100 और 200 के बीच में जो लाई कर रहे हैं, ऐसे सारे नंबर्स, उनका क्या करना है हमें, उनका हमें करना है सम। देखो यहां पर क्या करना है, उनका सम करना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखो यहां पर फॉर, अब देखो 13 और 7 से जो भी नंबर डिविजिबल होंगे, उनमें कभी ऐसा भी एक नंबर आएगा, ठीक है, जो दोनों के साथ डिविजिबल हो, यानी कि वो दोनों के सम में इंक्लूड हुआ होगा। तो वो दोनों के सम में जो इंक्लूड हुआ होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और वो नंबर कैसा होगा, 91 से डिविजिबल होगा। ये बात क्लियर है? ओके, अब देखो फॉर 91 और 7, HCF ऑफ 91 और n अगर 7 हो, उसके लिए वो सेट क्या आएगा। देखो सेट में क्या क्या नंबर आएंगे। सबसे पहला ग्रेटर देन 100 7 से डिविजिबल नंबर। अब देखो लेस देन 100 7 से डिविजिबल क्या है, 98 है। 98 में 7 ऐड कर दो तो आएगा 105, ठीक है। उसके बाद 7 ऐड कर दो तो 112। इसके बाद आगे चलते जाओ, 200 7 से डिविजिबल नहीं है, 199 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 197 भी नहीं होगा, 196 अगर आप कर लो तो 7 to 14 यहाँ पर बचा 5 6, मतलब कि वो डिविजिबल है। तो 196 आएगा आपका लास्ट टर्म। इन सब का क्या करना है, सम करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दे। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एपीजीपी का यूज पता है ना, लास्ट टर्म 196, पहला टर्म 105, ओके। और यहां पर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 91 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 13, तो n का वैल्यू आ गया 14। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये 14 है, नंबर ऑफ ए है 14। तो सम कितना आएगा इनका, देखो n/2 पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म है ना, तो ये आ गया यहाँ पर 7 इंटू ये सम कितना आ रहा है 6 5 11, यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर 0 और यहाँ पर आएगा 3 301 इंटू 7 आएगा, ओके। तो 301 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो तो 7 0 21 2107 आएगा। ये ऐसे नंबर है जिसका 91 के साथ जो HCF है वो 7 आएगा और वो 100 200 के बीच में लाई कर रहे होंगे। अब उसी तरह फॉर HCF ऑफ 91 एंड n का अगर 13 हो तो वैसे सेट में क्या क्या नंबर आएंगे, देखो 13 जा 7 करेंगे तो 91 आएगा, वो 100 से लेस नंबर है। उसमें अगर 13 ऐड कर लो तो कौन सा नंबर आएगा, पहला 104 से स्टार्ट होगा, 104 से स्टार्ट होगा, उसमें 13 ऐड कर दो तो 117, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे नंबर आएगा। ऑलराइट, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं यहाँ पर, तो 104 प्लस n माइनस 1 इंटू 13, इनका डिफरेंस कितना आएगा 91 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 13 7, n का वैल्यू आ गया 8। तो सम कितना आएगा n/2 a प्लस l, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 4, तो 4 इंटू ये कितना आया, सम अगर कर लो तो 9 9 और 2 तो 299, तो 299 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाई 4 1200, 1200 में से 4 निकाल दो तो 1196 आएगा ये वाला। लेकिन इनमें दोनों में ऐसा भी नंबर आया होगा एक, ठीक है, जो क्या हो 91 से डिविजिबल हो, यानी कि दोनों से डिविजिबल होगा, और वो नंबर कौन सा होगा 182 है ना। तो हम रिक्वायर्ड सम जो करेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड सम वो क्या कर देंगे,
7 से डिविजिबल नंबर्स का सम यानी 2107 प्लस 13 से डिविजिबल नंबर्स का सम 1196 और दोनों के कॉमन नंबर जो है 182 उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए तो ये फाइनल सम कितना आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर 6 7 13, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 1 2 और 3 और यहाँ पर भी 3 303 माइनस 182 यानी कि 3121। ऑलराइट, 3121 जो है वो हमारा आंसर आएगा। आ रहा है समझ में? ऑलराइट, यहां पर ये आंसर आएगा हमारा 3121। डन। ओके, तो किस तरह से किया हमने? 7 HCF जिसका है उसके जैसे नंबर जितने भी उनका सम कर दिया। 13 HCF है उसका नंबर का भी सम कर दिया है 100 से ग्रेटर 200 के बिटवीन। और लास्ट में दोनों के साथ जो डिविजिबल होगा वो दोनों में काउंट होगा, तो एक बार काउंट करने के लिए दूसरी बार उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइनल सम हमने निकाल दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एफ ऑफ a प्लस के फ्रॉम k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक वो है 16 टाइम्स 2 पावर 10 माइनस 1 और फंक्शन f जो है वो इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करता है जहां पर फॉर ऑल नेचुरल नंबर x एंड y और जहां पर f ऑफ 1 का वैल्यू अगर 2 है तो a का वैल्यू नेचुरल नंबर हमें निकालना है। अब देखो हमारे पास कोई भी टर्म n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से अगर लिख ले तो ब्लू कलर और जो रेड कलर है उसमें ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारा कुछ f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y होगा, क्योंकि f ऑफ x प्लस y क्या होगा? f ऑफ x प्लस f ऑफ y सॉरी इंटू एफ ऑफ y होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहे हैं? अब इसमें फर्दर आगे जाए तो इसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 2 प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 1। तो इसका फर्दर यहां पर ये वाला सेम रूल अप्लाई करने पर ये क्या बनेगा? f ऑफ n माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 का स्क्वायर बन जाएगा ऐसा इस तरह से। तो देखो यहां पर माइनस 1 हुआ तो एफ ऑफ 1 का पावर 1 आया, माइनस 2 हुआ तो एफ ऑफ 1 का पावर 2 आया। उसी तरह फर्दर आगे जाने पर माइनस n होगा तो यहां पर क्या आएगा? f ऑफ 1 का पावर आएगा n। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ओके, f ऑफ 1 का पावर क्या आएगा? n आएगा। यानी कि हमें फंक्शन जो हमारा जो सीक्वेंस है उसका एक जनरल टर्म मिल चुका है कि उसका f ऑफ n क्या है? f ऑफ 1 का पावर n है और f ऑफ 1 है 2, यानी कि ये है एक्चुअली में 2 का पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 पावर n। अब देखो निकालना क्या है? इसका सम। तो एक k का वैल्यू 1 लगा लो तो f ऑफ a प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 2, इस तरह से f ऑफ a प्लस 10 ये है, ये कितना है हमारा? 16 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1 है। अब यहां पर n की जगह a प्लस 1 रिप्लेसमेंट में दे दो तो क्या आएगा? 2 पावर a प्लस 1, 2 पावर a प्लस 2 अप टू 2 पावर a प्लस 10 इक्वल टू 16 टाइम्स 2 पावर 10 माइनस 1। सभी में से 2 पावर a प्लस 1 कॉमन लेने पर यहां पर आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 पावर 9 इक्वल टू 16 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1। ओके, चलिए ये सम क्या आएगा? जीपी का सम आएगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10, तो 2 पावर a प्लस 1 ये आएगा a इंटू a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट्स 16 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1। 2 पावर 10 माइनस 1 और 2 पावर 10 माइनस 1 कैंसिल, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, यानी कि 2 पावर a प्लस 1 इक्वल टू 16 यानी 2 पावर 4 हुआ। तो a प्लस 1 का वैल्यू 4 आ गया, यानी कि a का वैल्यू आएगा 3।
ओके, ए का वैल्यू कितना आएगा, सिंपली 3 आ जाएगा वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ओके, पहले जनरल टर्म निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये वाला टर्म सॉल्व कभी नहीं हो सकता। ओके, सो जिस तरह से यहाँ पर लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो क्या बोल रहा है कि हमें t⁴ का कोफिशिएंट निकालना है इस एक्सपांशन में। ओके, तो पहले एक्सपांशन को अगर आप ध्यान से देखो, मान लो उसको ई बोल दो, तो वो क्या है, देखो क्यूब को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 1 - t⁻6 का होल क्यूब है और डिनोमिनेटर में है 1 - t⁻3। अब अगर न्यूमरेटर को आप एक्सपांड करो a - b के क्यूब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, a³ -3a² इंटू b। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आएगा, +3a इंटू बी का स्क्वायर, और फिर आएगा लास्ट में b का आएगा क्यूब, यानी कि t⁻6 का क्यूब, यानी कि आएगा t⁻18। डिनोमिनेटर में 1 - t का क्यूब एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हो इस डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पर भी न्यूमरेटर जो है वो हमें t⁻4 दे नहीं सकता। ठीक है, हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमें कभी भी t⁻3 दे नहीं सकता, सॉरी 4 दे नहीं सकता। तो हमें किसके सहारे जाना पड़ेगा, तो हमें अगर यहाँ पर देखना है तो हमें इस टर्म के सहारे ही जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि 1 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 1 - 3t⁻6 3t⁻12 -t⁻18 इंटू 1 - t⁻3। ये 1 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तभी हमें t⁻4 मिल सकता है। समझ में आ रहा है इतनी चीज? तो अल्टीमेटली कोफिशिएंट हमें कहाँ पर मिलेगा, हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो हमारा आएगा t⁻4, कोफिशिएंट ऑफ t⁻4 इन 1 - t⁻3। इस एक्सपांशन में हमें t⁻4 का कोफिशिएंट मिलेगा। अब आपको सबको याद है कि भाई 1 - x का पावर अगर n है तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, 1 - nx प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n - 1 इंटू n - 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। उस तरह से नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू x⁻4, यानी कि वो टर्म हमें t⁻4 का कोफिशिएंट दे सकता है। तो एक्चुअल कोफिशिएंट क्या आएगा, जैसे मैंने बताया कि n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इसको सॉर्ट आउट करो, सबका माइनस कैंसिल होके प्लस बन जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 बाई 4 3 2 1। ऑल राइट, 3 2 6 गया, 4 और 4 भी गया, फाइनल आंसर आएगा 15। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये सब इसके साथ कभी भी मल्टीप्लाई होके जो है पावर हमारा t का 4 नहीं बना सकते, क्योंकि मिनिमम पावर 4 आ गया है और यहाँ पर तो पावर आगे बढ़ने वाला ही है। ओके, तो नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपांशन पहले तो हमें पता होना चाहिए। ऑल राइट, एंड देन उस एक्सपांशन में हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो हमारा सबसे बेसिक फंडा है यहाँ पर। गॉट इट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं कि अब हमारा सम ऑफ i = 1 से लेकर 20 फॉर 20ci-1 डिवाइड बाई 20ci प्लस 20ci-1 का क्यूब इक्वल टू k/21 है, तो k का वैल्यू निकालना है। अब देखो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, देखो ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको नोट ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। तो ये क्या है, NCR प्लस NCR-1 जैसा है। इसका आंसर ऑलवेज क्या आता है, n + 1CR आता है ना। तो यहाँ पर अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ i = 1 से लेकर 20, ऊपर रहेगा 20ci, नीचे आ जाएगा 21ci, टोटल क्यूब इक्वल टू k/21। समझ में आया? ओके, इसका रेशियो निकाल देते हैं। चलिए सबसे पहले
तो ये आएगा 20 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 20 माइनस आई, ओके सॉरी यहाँ पर आई माइनस होने में लिखना भूल गया, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आई प्लस 1 यानी कि 21 माइनस आई फैक्टोरियल एंड आई माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसका क्या आएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है उसको कलर चेंज कर देते हैं, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 माइनस आई फैक्टोरियल इंटू आई फैक्टोरियल। चलो होगा क्या, ये 21 माइनस फैक्टोरियल और 21 माइनस आई फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ से आई माइनस 1 फैक्टोरियल और आई माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, आई बचेगा, यहाँ से 20 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल कैंसिल, 21 बचेगा, क्यूब इक्वल टू के बाई 21। तो मिलेगा क्या हमें सम आई इक्वल टू 1 से 20, ये टर्म डिनोमिनेटर में है, ये उसके भी डिनोमिनेटर में है, तो आई न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ पर आएगा 21 का क्यूब इक्वल टू के बाई 21, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब, ठीक है, अपॉन 21 का क्यूब, 2 क्यूब अपॉन 21 का क्यूब, अप टू 20 का क्यूब अपॉन 21 का क्यूब इक्वल टू के बाई 21, ठीक है। तो 1 अपॉन 21 का क्यूब कॉमन सब में से, और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का अगर सम करें तो ये तो हम प्रोग्रेशन में देख चुके हैं, ये सम कितना आता है n स्क्वायर, ठीक है, इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आया k बाई 21। समझ में आया? ओके, अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ पर कैंसल और एक बार 21 यहाँ पर कैंसल, तो बचा क्या k इक्वल टू 400 बाई 4, दैट्स एक्चुअली 100। आ रहा है समझ में? सिंपल सा पहला ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू होता है एन प्लस 1 सी आर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये फॉर्म आ रहा है जिसमें से कैंसलेशन करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया और फिर सम अप्लाई करके फाइनल आंसर फटाफट आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यहाँ हमारे पास थर्ड टर्म in this binomial expansion is 2560, all right, 2560 हमारा थर्ड टर्म है इस बाइनोमियल एक्सपांशन में, तो हमें x का पॉसिबल वैल्यू जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना। चलिए, तो इसका थर्ड टर्म क्या होगा, देखो थर्ड टर्म गिवन है 2560 और यहाँ पर वो थर्ड टर्म क्या होगा 5c3, 1 का पावर 5 माइनस 3 और x पावर log x बेस 2 का पावर आएगा 3। ओके, चलिए 2560 5c3 यानी कि 5c2 चलेगा, यानी कि 5 इंटू 4 बाई 2 ये आता है 10। ऑलराइट, 10 इंटू एक्स पावर लॉग एक्स टू द बेस 2 का क्यूब, 10 और 10 गया, 256 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। ऑलराइट, एक मिनट 5 माइनस थर्ड टर्म है ना यहाँ पर, एक मिनट, थर्ड टर्म इस एक्सपांशन का। ओके, तो यहाँ पर तो सॉरी 2 आएगा। ओके, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर भी आएगा 2, क्योंकि थर्ड टर्म के लिए r का वैल्यू 2 होता है। ऑल राइट, चलिए, तो ये क्या आ गया x पावर log x टू द बेस 2, ये 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब इस न्यूमरेटर को टर्म को नीचे निकालने के लिए क्या करते हैं, log लेते हैं दोनों साइड विथ बेस x। ओके, और x कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। चलिए, तो log 256 विथ बेस x यहाँ तो इक्वल टू होगा 2 log x टू द बेस 2 इंटू log x टू द बेस x। ऑल राइट, ये तो आ गया 1। चलो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो देखो log 256 यानी कि 2 का पावर आएगा 8। अब यहां पर बेस x की जगह पर अगर हम 2 ले ले तो नीचे लिख सकते हैं log x टू द बेस 2। log में ये रूल है ना बेस चेंज करने का, कि log a बेस b हो उसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, दोनों का बेस e ले लो।
उसी तरह दोनों का बेस मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया है। ओके, चलिए यहां पर सामने क्या आएगा, log x का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, एक काम करते हैं, ये 2 यही पर रख देते हैं, ये 8 आगे चला आएगा और ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होके बनाएगा 2 टाइम्स log x टू द बेस 2 का स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, यानी कि log x टू द बेस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4। अगर ये 4 आ रहा है तो स्क्वायर रूट उसका प्लस और माइनस 2 आ सकता है, प्लस और माइनस 2, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा, 2 पावर प्लस और माइनस 2 आएगा। ओके, तो अगर x का आंसर है 2 पावर 2 या फिर x का आंसर है 2 पावर माइनस 2, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 1/4। तो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गया, इधर 4 आ गया या तो फिर 1/4, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन होगा 1/4 वाला। समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके, फिर से देखो, थर्ड टर्म के लिए आर का वैल्यू 2 लेकर, यहां पर मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी शुरुआत में, पर वो बात में पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, यहां तक आ गए, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब दोनों साइड लॉग लिया है विद द बेस x। ओके, तो आगे सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत ही इजी हो चुका है। यहाँ पर log के बेस चेंज करने का रूल अप्लाई करके log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, स्क्वायर रूट निकालने पर प्लस और माइनस 2 वैल्यू आ गई और x का वैल्यू आ गया उसमें 2 पावर प्लस और माइनस 2, प्लस 2 के लिए 4 आएगा, माइनस 2 के लिए 1/4 आएगा। ऑलराइट, सो पॉसिबल वैल्यू इज 1/4। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, देखो वैल्यू ऑफ r निकालना है फॉर विच द सम वट एवर गिवन इज मैक्सिमम। सम मैक्सिमम हो उसके लिए r का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो पहले इस सम को आप देखो तो क्या हो रहा है, देखो r और 0 का सम आ रहा है r, यहाँ पर r-1 और +1 का सम भी आ रहा है r-2 और +2 का सम भी आ रहा है r, यानी कि यहाँ पर x पावर r का कोफिशिएंट निकाला जा रहा है इन द एक्सपांशन ऑफ 20 + 20 यानी कि 40 में। ठीक है, 1 + x पावर 40 जो है उस एक्सपांशन में x पावर r का कोफिशिएंट निकाला जाए, तो ये सम जो है ये इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 + x का टोटल पावर आएगा 40 उसमें। ओके, तो ये जो सम है इसमें कोफिशिएंट जो है वो मैक्सिमम कब होता है, देखो इसका कोफिशिएंट हम क्या लिखते हैं, 40CR ऐसा लिखते हैं। x पावर r का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 40CR लिखेंगे। वेल, ये मैक्सिमम कब होता है, दैट इज मैक्सिमम, ओके, सम इज मैक्सिमम व्हेन r का वैल्यू कितना आ जाए, 20 आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं पास्कल्स ट्राइंगल के अकॉर्डिंग NCR में r जो है वो मिड वैल्यू हो तभी हमें सम जो है वो मैक्सिमम मिलता है, यानी कि मिड वैल्यू इसका क्या रहेगा, 20 के ऊपर हमारा सम जो है वो मैक्सिमम रहता है। समझ में आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। ऑलराइट, ये पैटर्न किस टाइप का है, यहाँ पर जैसे आप देख लो कि MC(x-1) इंटू NC(1) अगर ऐसा है, या फिर यहाँ पर x-r है और यहाँ पर r है, तो इनका सम अगर कांस्टेंट रह रहा है x-r और r का सम अगर कांस्टेंट रह रहा है x, तो ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है हमें, कोफिशिएंट दिखा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर x, या फिर यहाँ पर आप देख लो, मान लो p ले लो, तो x पावर p इन 1 + x पावर m + n में। ये जो टर्म अगर ऐसा आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर p इन 1 + x पावर m + n, उसी तरह का ये टर्म बन रहा है यहाँ पर। ओके, सो इसको नोट कर लेना आप। चलिए, और इसके ऊपर से क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अ रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है। चलिए, तो हमें 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो निकालना है। तो 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan C4
a पावर 6 और b पावर क्या आएगा 4 आएगा, और डिवीजन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है तो हम इसको क्या करते हैं a प्लस बी पावर 10 की जगह पर b प्लस a का पावर 10 में फिफ्थ टर्म फाइंड करें तो डायरेक्टली हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मिल जाएगा। तो इसका फिफ्थ टर्म क्या आएगा 10c4 b पावर 6 और a पावर 4 आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दोनों तो यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ रहा है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जैसा आ रहा है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जैसा आ रहा है। a का वैल्यू यानी कि 2 पावर 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 3 पावर 1/3 का भी स्क्वायर। ये टर्म डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 पावर 2/3, ये आएगा 2 पावर 2 और ये आएगा 3 पावर 2/3। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, ये तो कंफर्म है क्योंकि रेशियो में यहां पर 1 बन रहा है ना, यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो रहा है, सी और डी में से कुछ एक आएगा। अब देखो यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, बाकी 36 पावर 1/3 तो दोनों में कॉमन है। तो अब देखो यहां पर ये 2 का पावर 2 इसको मैं 4 बोल सकता हूं और इसको मैं क्या बोल सकता हूं 2 इंटू 3 का कॉमन पावर 2/3 यानी कि 4 इंटू 6 पावर 2/3, 6 का स्क्वायर 36 आएगा यानी कि ये क्या आएगा 4 इंटू 36 पावर 1/3 1:1, ये हमारा फाइनल रेशियो रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे किया? पहले हमने ए बी इसको मान लेने के बाद डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो बच रहा है बस उसी में ए बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर ना करनी पड़े। और फिर जब रेशियो में निकलना है तो पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, तो बाकी दोनों के ऊपर फोकस रख के हमें आंसर क्या मिल सकता है वो समझना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। अच्छा, इसमें इरेशनल टर्म्स कितने हैं वो निकालना है। अब देखो बाइनोमियल में अगर पावर 60 है तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे 61 आएंगे n+1 के अकॉर्डिंग। उसमें से जिसका पावर फ्रैक्शनल रहेगा वो सारे टर्म्स रहेंगे इरेशनल, और जिसका पावर रहेगा इंटीजर वो सारे टर्म्स रहेंगे रेशनल टर्म्स। तो हमें रेशनल टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं वो पता है, तो हम क्या करेंगे रेशनल टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितने हैं और उसको टोटल में से सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो देखो इसका जनरल टर्म क्या लिखेंगे हम कि 60CR a पावर n-r और b पावर r ऐसे लिखेंगे। तो 60CR ये आएगा 7 पावर 60 माइनस r/5 और -3 का पावर r/10। ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शनल पावर कब आएगा, सॉरी इंटीजर पावर कब आएगा? देखो ये तो इस तरह से बन रहा है 60CR और 7 पावर 12 माइनस r/5 बन रहा है और -3 पावर r/10 बन रहा है। तो देखो इंटीजर पावर के लिए क्या चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है पावर में वो दोनों का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर रेशनल टर्म्स r/5 and r/10 must be integer। ये क्या होनी चाहिए, एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए r जो है वो क्या होना चाहिए 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों से डिविजिबल होगा यानी कि दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा, यानी कि r इज डिविजिबल बाय 10। तो r अगर 10 से डिविजिबल है तो वो 0 से लेकर 60 में क्या क्या वैल्यू अचीव कर सकता है 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 ऐसी वैल्यू ले सकता है, जो कितने आएगी टोटल 7 वैल्यूज आएगी। तो नंबर ऑफ r क्या आएगा 7 आएगा, यानी कि 7 टर्म्स ऐसे होंगे जो रेशनल होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे इरेशनल। तो इरेशनल टर्म्स के नंबर कितने आएंगे, इरेशनल में
61 में से 7 निकाल दो, 54 इज द राइट आंसर हियर। ओके, रेशनल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आर कौन सी वैल्यू ले सकता है? 0 से लेकर 60 तक जो 10 से डिविजिबल है वो सारे नंबर, यानी कि 7 वैल्यूज आ रही है डिस्टिंक्ट, यानी कि वो 7 टर्म्स जो है उनके लिए 7 वैल्यूज जो है आर, उनके लिए टर्म्स कैसे आएंगे? रेशनल, बाकी सब के लिए इरेशनल। तो बाकी कितने बचे? 54 बचे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर क्या दिख रहा है? सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, इवन डिग्री वाले जो टर्म्स है उसके कोफिशिएंट्स का हमें सम निकालना है इन दिस एक्सपांशन। वेल ये देखो आप, a प्लस बी पावर 6 और ये a माइनस बी पावर 6 का फॉर्मेट बन रहा है। सबसे पहले तो ये क्लियर दिख रहा है, a प्लस बी पावर 6 और a माइनस बी पावर 6, उनका अगर सम करे तो देखो a प्लस बी पावर 6 और a माइनस बी पावर 6 का सम क्या आता है? 2 टाइम्स 6c0, ठीक है। a पावर 6 आएगा, फिर आएगा 6c2, a पावर 4 b स्क्वायर आएगा, 6c4, a पावर 2 b पावर 4 आएगा और 6c6 b पावर 6 आएगा। a और b का वैल्यू लगा लो, 6c0 तो 1, a पावर 6 यानी कि x का पावर 6, 6c2 यानी कि 6 इंटू 5/2 30/2 15 आएगा, 15 x पावर 4 और b का स्क्वायर कर दो तो x क्यूब माइनस 1 बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर ये भी 15 आएगा, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और ये आएगा x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि उसका अगर एक्सपांशन कर दे x क्यूब माइनस 1 के स्क्वायर का तो आएगा x रेज़ टू 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। ओके, एंड यहाँ पर 6 से 6 तो 1 ही रहेगा, लेकिन x क्यूब माइनस 1 का पावर आएगा 3। क्या आएगा? x क्यूब माइनस 1 का पावर 3 आएगा, तो उसका एक्सपांशन करो तो a क्यूब, ठीक है, माइनस 3 a स्क्वायर इंटू बी, ओके, प्लस 3 a स्क्वायर और फिर लास्ट में आएगा माइनस 1। ऑल राइट, तो अब इसमें इवन डिग्री वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का सम निकालना है। चलिए, तो इवन डिग्री कब कब आएगी? देखो 2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ही, तो 2 को बाहर कॉमन रख सकते हैं। अब इवन डिग्री में देखो, इसका इवन डिग्री है तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1। समझ में आ रहा है? रिक्वायर्ड सम हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड सम 2 तो सब में आ ही रहा है तो उसको तो बाहर ही लिख सकते हैं। अब इसका इवन डिग्री है x का, तो उसका कोफिशिएंट लेंगे, फिर ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा जब समझो, तो x का डिग्री आएगा 7, तो वो नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन यही टर्म जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x का डिग्री आएगा 4 जो इवन है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? माइनस 15 आएगा। फिर ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री आएगा 8, यानी कि कोफिशिएंट 15 चलेगा। यही टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री आएगा 5 जो नहीं चलेगा, और ये टर्म यहाँ पर जाएगा तो डिग्री आएगा 2, वो चलेगा। समझ में आ रहा है? लास्ट में इवन डिग्री वाला एक ये वाला टर्म है, उसमें आएगा -3, और यहाँ पर एक टर्म है उसमें आएगा -1, क्योंकि x का डिग्री 0 यानी कि इवन डिग्री बोल सकते हैं। चलो प्लस और माइनस 15 तो गए, प्लस और माइनस 1 भी गया, 15 में से 3 कैंसिल यानी कि 12 to 24 should be the answer. A is the right answer here. ओके, सबसे पहले क्या किया? इसका सम सॉल्व किया, a b का वैल्यू रख के जहां पर एक्सपांशन जरूरी था वहां पर हमने एक्सपांशन कर दिया। फिर मल्टीप्लाई करते जे और इवन डिग्री, जो इवन डिग्री वाले टर्म्स जहां पर आ रहे थे उसी का कोफिशिएंट हमने यहां पर ऐड कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं? सम निकालना है इस सीरीज का। चलो बाइनोमियल का भी बोल सकते हैं या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज का भी बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन ओके, देखो क्या है, इसको बोल दो एस, मान लो 2 इंटू 20c0, 5 इंटू 20c1, 8 इंटू 20c2, 11 इंटू 20c3 अप टू
62 इंटू 20C20। हम एक फॉर्मूला तो अच्छे से जानते हैं सब लोग कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, यानी कि 20C0 को मैं 20C20 के इक्वल लिख सकता हूँ, 20C1 को मैं 20C19 के इक्वल लिख सकता हूँ। तो अगर यही सम हम फिर से लिखें यहाँ पर इस बार क्या करते हैं, ऑर्डर जो है वो उल्टा देते हैं। ये वाला टर्म पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 62 इंटू 20C20 की जगह 20C0 कर देते हैं। ओके, फिर इसके आगे का टर्म में क्या आएगा, 3 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर 59 20C1। उस तरह यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट करने पर 56 20C2। उस तरह यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, 2 इंटू 20C20। ऐसा कर सकते हैं। हमें S फाइंड करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सम करो तो ये आएगा 2S। ये देखो ये कितना आ रहा है, 20C0 दो बार और 20C0 62 टाइम्स, यानी कि 64 टाइम्स 20C0। यहाँ पर भी 64 टाइम्स 20C1, 64 टाइम्स 20C2। उसी तरह लास्ट में 64 टाइम्स 20C20 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। ओके, तो 2S इक्वल टू क्या आएगा, 64 कॉमन 20C1 टू 20C3 अप टू 20C20। ओके, ये 2 और 2 तो कॉमन, यानी कि यहाँ पर आएगा 32। S इक्वल टू 32 और ये 20C1 टू ये वाला सम तो क्या आता है, ऑलवेज हमें पता है ना। एक मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, 20C0 लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। तो ये सम हमें ऑलवेज पता होता है। ये क्या आता है, 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 20 आता है। ओके, तो ये कितना आया, 2 पावर 20 और ये +5, यानी कि 2 पावर 25। यस, डी इज द राइट आंसर हियर। ओके, बस इसी स्टेटमेंट को उल्टा लिखा है और 20C20 को 20C0, 20C19 को 20C1 उस तरह फॉर्मेट में लिख के सम कर देंगे तो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ आर बोथ 0। x² एंड x³ का कोफिशिएंट 0 है इन द एक्सपांशन ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन। इस एक्सप्रेशन में दोनों कोफिशिएंट x² और x³ का 0 है, तो a और b का ऑर्डर पेयर का वैल्यू निकालना है। चलिए a और b निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 0 लगा देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो कोफिशिएंट ऑफ x² के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 जब इसमें x² वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब x² का कोफिशिएंट मिलेगा हमें। तो देखो ये 1 जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा x² वाला, तो x² वाला टर्म क्या होगा, ठीक है, वो टर्म आएगा हमारा 15C2, ठीक है, 15C2 इंटू यहां पर क्या आएगा -3 का पावर 15 - 2, सॉरी यहां पर आएगा 2 आएगा। NCR a का पावर n - r और b का पावर r, यानी कि -3 का पावर 2 प्लस a, जब ax वाला टर्म जब यहां पर x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तब x² बनेगा। तो a यहां पर क्या आएगा, x वाला टर्म क्या आएगा, x का पावर 1 के लिए क्या आएगा 15C1 इंटू -3 का पावर 1 आएगा, और bx² वाला जब टर्म यहां पर x पावर 0 वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब x² बनेगा, यानी कि आएगा यहां पर b इंटू x का डिग्री 0 हो, इसके लिए 15C0 -3 का डिग्री 0 इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 इंटू 14/2 इंटू 9 प्लस ये आएगा -3a इंटू 15, यानी कि 45a,
और ये आएगा प्लस बी इक्वल टू 0। चलो ये कितना हो रहा है, ओके तो ये आ रहा है 15 + 7 यानी कि ये आएगा 120 + 9 तो ये आएगा 1080 माइनस 45a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, सही है? नहीं, एक मिनट, 15 + 7 तो 15 + 6 तो 90 होता है। ओके तो 90 + 15 तो 105 होगा। ओके ये आएगा 105 मल्टीप्लाई बाई 9 करें, 105 मल्टीप्लाई बाई 9 तो यहाँ पर आएगा 5 4 ये 4 ये 9 945 आएगा, सॉरी 945 और ये इस तरह से आएगा पहला एक्सप्रेशन ये। अब जैसे x² का कोफिशिएंट 0 बनाया है और एक इक्वेशन मिला ए बी के टर्म में, उसी तरह x³ का कोफिशिएंट 0 बनाने पर भी एक एक्सप्रेशन मिल सकता है हमें ए बी के टर्म में। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके लिए। कोफिशिएंट ऑफ x³ 0, क्या आएगा देखो, ये 1 x³ वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो तो वो कोफिशिएंट क्या बनेगा 15c3 - 3 का पावर 3। फिर a वाला टर्म जो है वो x² से a वाला टर्म जो है वो x² वाले टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा a इंटू 15c2 - 3 का स्क्वायर, और सिमिलरली b वाला टर्म जो है वो x के डिग्री 1 वाले टर्म से मल्टीप्लाई होने पर हमें x का क्यूब मिल सकता है। चलिए यहाँ पर ये क्या बना है 15 14 इंटू 13/3 2 और ये बनेगा 27 पर कैसा आएगा नेगेटिव में, ये आएगा 9 इंटू a इंटू 15 14/2 और यहाँ पर आएगा -3 इंटू b इंटू 15 इक्वल टू 0। अभी देखो 15 तो कॉमन निकल कर कैंसल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, 15 कॉमन निकल कर कैंसल हो रहे हैं और यहाँ पर ये 2 सॉरी यहाँ पर आएगा ये 7। ओके और यहाँ पर ये कैंसिल हो क्या बनाएगा 9, तो क्या बनाया -63 इंटू 13। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 और 2 कैंसल, ये 63a और ये बनाया -3b इक्वल टू 0। अभी एक और चीज हो सकती है, यहां से देखो 3 भी कैंसिल हो सकता है, 3 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा देखो यहाँ पर 3 × 7 21 इंटू 13 बनेगा नेगेटिव में, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 7 इंटू 3 21a बनेगा और यहाँ पर बनेगा सिर्फ नेगेटिव b इक्वल टू 0। चलिए 21 और 13 कर दे तो 21 इंटू 10 + 3 कर दे तो 210 प्लस 63 यानी कि 273 आएगा। चलो ये नेगेटिव 273 21a और -b इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन और पीछे जो इक्वेशन मिला है उनका दोनों का हमें एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो इक्वेशन आगे मिला उसको लिख दे 945 -45a प्लस b इक्वल टू 0। देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और माइनस b निकल गया, 21 और 45 का डिफरेंस आएगा 24 नेगेटिव में, और यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा 273 और 945 और 273। 945 में से 300 अगर चले जाए तो 645 और 645 जो है वहाँ पर 27 को ऐड कर ले तो यहाँ पर आएगा 672। ओके 672 आ रहा है ये, तो a का वैल्यू क्या आएगा 672/24। चलो देखते हैं 672 और 24 में क्या आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं तो यहाँ पर आएगा 48, तो इसमें डिफरेंस बचा 192 का, तो कितना आएगा 8 से हो जाएगा ना, यस ओके, यानी कि ये
28 आ रहा है। ऑल राइट, यानी कि 28 वाला जो है मतलब कि सी और डी तो निकल गया। अब इन दोनों में से क्या आ सकता है वो पता लगाना है। सबसे पहले चलो बी निकालते हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू रखने पर बी क्या आ रहा है। ऑल राइट, देखो -273, 28 इंटू 21 माइन इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये -273 ये 28 इंटू 21 जो है, देखो 28 इंटू 21 है, उसको 20 प्लस 1 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 560 प्लस 28 आ जाएगा 560 प्लस 28 और बी ऑब्वियसली ये जो वैल्यू जो भी आने वाली है यहाँ पर, ठीक है, वो 861 तो कभी नहीं आ सकती। दिख रहा है क्लियरली, 861 तो वो कभी आ ही नहीं सकती। सो ऑब्वियसली ये हमारा गलत आंसर है। ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर। 315 ही वहां पर आना चाहिए। यहां पर आप ट्रायल ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन अगर नहीं करनी तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब समझ में आया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 निकाल के ए बी के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन बना। फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, वहां से भी एक लीनियर इक्वेशन बना। दोनों को सॉल्व करके ए मिल गया और बी भी मिल जाएगा। ओके, सो फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। होपफुली आज तक के जितने भी लेक्चर यहाँ पर, ये 45वां लेक्चर है, तो आज तक के जितने भी लेक्चर है सब आपने अच्छे से देखे होंगे और सब में से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, ताकि आप मेंस 2021 जो है वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे सके। सो आई विश यू ऑल ऑफ द गाइज वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप जो है वो जेई में बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो और अपना फ्यूचर जो है जैसे आपने सोचा है उस तरह से आप बना पाए। उसके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से और हमारे फैमिली की तरफ से भी। तो मिलते हैं गाइज, और इसी तरह फर्दर भी हम मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी और भी अटेम्प्ट बाकी है जेई के। तो तब तक के और नए नए क्वेश्चंस जो भी आएंगे हम सॉल्व करते रहेंगे। सी यू देन, जय भारत एंड थैंक यू।